चले जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या दिखा, नैनो पार्टिकल जब बनाते हैं पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। हमारे लैंग्वेज में सूक्ष्मत्व जितना आता है, सूक्ष्मत्व का मतलब क्या है, सूक्ष्म स्रोतोगामियत, सूक्ष्मतर स्रोतों में जो स्रोतों समय जो जा सकता है वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म स्रोतों समय जा सकता है, ये जब कैपेसिटी उसकी बढ़ती है नैनो फॉर्म में, तब क्या होगा, माइन्यूट लेवल पे जाएगा, सेल में जाएगा, तो टॉक्सिसिटी भी माइन्यूट लेवल पे जाके देगा, तो और ज़्यादा बुरी टॉक्सिसिटी आती है। ये अभी पता चला। अभी क्या पता चला इन लोगों को, ये क्यों आती है, तब अभी धीरे धीरे सोच रहे हैं कि शायद ये केमिकल सिंथेसिस से आ रही है। तो अभी एक मार्ग आया है बायोसिंथेसिस करवा। फिर भी लिमिटेशन आते हैं, क्यों? क्योंकि कभी भी उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं है या ये मान्य ही नहीं करते वो कि त्रिफला ये त्रिफला है, अमल की है अमल की है। उनका कहना है इसमें से एक्टिव प्रिंसिपल निकल। फिर से जब एक्टिव प्रिंसिपल निकलते तो है तो केमिकल ही ना, फिर से सिर्फ इतना ही कि हर्बल एक्सट्रैक्ट है, इतना ही। लेकिन कुछ एंटिटी एक ही सेपरेट हो गई, नेचर ने जो है होलिस्टिक बैलेंस बनाया वो बिगाड़ दिया, उसे फिर से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आने ही वाले हैं। एक्टिव प्रिंसिपल को हम अमल की एज अ अमल की यूज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अमल की का अवयव चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्वाथ बनाएंगे, घृत बनाएंगे, तैल बनाएंगे, वो करेंगे। लेकिन उसमें से एक्टिव प्रिंसिपल नहीं हम पेशेंट को देते। अमल की पूरी ड्रग एज अ होल, ये हमारा कंसेप्ट। वो उन्हें अलग मान्य नहीं है, वो कहते वो स्टैंडर्ड नहीं हो पाता। तो बायोसिंथेसिस भी कैसे करेंगे, एम्बेलिन यूज करके करेंगे, पाइपरियम यूज करके करेंगे। फिर से टॉक्सिसिटी पूरी तरह से नहीं कंट्रोल में आ रही, इसलिए वो इन प्रोसेस है, अभी तक पेशेंट में अप्लाई नहीं कर पा रहे। बट वो लोग होशियार है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। कितने परसेंटेज लेके एलोपैथी में जाते हैं वो अलग बात है, वो तो है ही, बट फिर भी डेडिकेशन से वो काम कर रहे हैं। हमें भी करना पड़ेगा हमारे शास्त्र के लिए। उन्होंने क्या किया है, इससे उन्हें भी ये सेम बात पता चली है। ये क्या है, सूक्ष्म है, माइन्यूट सेल तक जाता है। पहला एप्लीकेशन किया डायग्नोसिस करने के लिए यूज करो। उन्हें पता है कि पेट स्कैन जैसे स्कैन अभी आया है कैंसर के लिए, बहुत अच्छे हैं उनके हिसाब से भी, और हम भी यूज कर लेते हैं। बट एक लिमिटेशन है, कितना स्मॉल सेल साइज होगा तब आप वो पहचान पाओगे। उससे भी छोटे सेल साइज पे शायद ये कैंसर रह सकता है, तब वो आप डायग्नोज नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या किया, नैनो पार्टिकल अगर हम यूज करेंगे, उसके साथ आप स्कैन्स में क्या यूज करते हो, रेडियो एक्टिव प्रिंसिपल्स, वो अगर उसे जोड़ देंगे तो बहुत माइन्यूट सेल में चला जाएगा वो रेडियो एक्टिव, और स्कैन हो पाएगा। ये दिमाग लगा दिया, ये माइन्यूट लेवल पे जाने वाले हैं ना, डायग्नोसिस के लिए यूज करेंगे। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, सिलिका नैनो पार्टिकल्स, रौप्य यानी सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, यहाँ तक कि डायमंड नैनो पार्टिकल्स, इस सब का यूज अभी चालू हो गया एज अ डायग्नोस्टिक टूल। आगे ही उन्होंने सोचा कि ये सूक्ष्मतर परमाणु में जाता है ना, तो इसका ट्रीटमेंट में भी यूज होगा। अभी तक जैसे का टॉक्सिक है इसलिए यूज नहीं करेंगे। तो हमें गालियां तो दे रहे हैं, दूसरी जगह पे अपने ज्ञान का उपभ्रमण भी कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपको एक दिन ऐसे करेंगे कि आपको ही बताएंगे आपके बस में टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है। धीरे धीरे आप मानना चालू कर देंगे। जैसे इतने साल तक हमने मान लिया हमारा शास्त्र, सब शास्त्र आउटडेटेड है, आउटडेटेड, आउटडेटेड है। और क्या हुआ, अभी ये देखो, ये अच्छा साइंस है, ये नैनो पार्टिकल का नया मेडिसिन, नैनो मेडिसिन, ये पढ़ो, ये अभी फॉरेन से आया है। तब बहुत ज़्यादा पैसे, करोड़ में शायद फी दे के हम वो पढ़ेंगे, एलोपैथी की आगे डिग्री होगी और वो एप्लीकेशन हो जाएगा, हमारा भस्म आउटडेटेड बना देंगे, ये नहीं चलेगा। सबसे पुराना क्या है इधर और सबसे कारीगर क्या है, भस्मत्व कंसेप्ट है। हमें इसे आके जाके लेने जाना है, प्रैक्टिस में भी, रिसर्च में भी, एप्लीकेशन में भी, सब जगह पे जिधर पॉसिबल। तो पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि ये सेफ है, सेफ है। ये आग बंद करके बिल्कुल भी मत बोलो रसशास्त्र के बारे में, ये मैं खुद ही बताता हूँ। पहले क्राइटेरिया देखो, पास होता है या नहीं देखो, बाद में डिसाइड करो ये सेफ है या नहीं है। क्राइटेरिया ठीक से देखो, उधर मत शॉर्टकट मारो। थोड़ा अमल की और सुरसा को क्राइटेरिया इधर उधर होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेड को क्राइटेरिया इधर उधर हो गए, बहुत बड़ी गलती होने वाली है। क्राइटेरिया ठीक से चेक करो, लेकिन करो और डरो मत। अच्छा ढूंढो, कौन अच्छा प्रोवाइड करता है, नहीं प्रोवाइड करता तो मैं कैसे अच्छा बनाऊं, लेकिन यूज करो, क्योंकि ये आपको रिजल्ट भी देने वाला है। दोनों है ना चीजें। नेक्स्ट, तो मारण का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वर्ड है, वशी भवंती लोहानी मृतानी सुरवंदिते। सुरवंदिते वो पार्वती को कहा है शिव ने कि वशी भवंती लोहानी, कोई चीज वश हो जाती है, यानी क्या मुझे चाहिए वैसे वो मेरे लिए एक्ट करना चालू करती है, मैं जो कहूँगा वो चालू करेगी काम करना।
पूरे तरह से गुलाम बना देना, एक आधी चीज को वश कर लेना। वशी भवंती लोहानी, कैसे लोह? मृतानी। जब लोह, कोई भी लोह या फिर कोई भी रसद्रव्य मृत हो जाते हैं, यानी भस्म हो जाते हैं। भस्म यानी हमने देखा, पहले शोधन करो, अग्नि में बार बार रखो, कूट देना कहते हैं उसे, बहुत फाइन पाउडर फॉर्म में लेके जाओ, वो भस्म है। वो पाउडर फॉर्म अच्छा हुआ या नहीं, वो आगे जाके भस्म परीक्षा में देखना है। बट अगर वो अच्छा है तो क्या होता है? वशी भवंती, वैद्य को वश हो जाता है वो द्रव्य। वैद्य जैसे चाहे वैसे वो उसे शरीर में घुमा सकता है। मैंने अगर सोच लिया कि हाँ लोहा है, गुरुची से मारण किया है, मुझे पता है ये वात रक्त में अच्छा काम करेगा। लोहा है, आमलकी से मारण किया, धात्री लोहा में प्रयुक्त किया, हाँ पता है वात रक्त में भी काम करेगा, अम्ल पित्त में भी काम करेगा। तो ये मुझे वश हो जाएंगे अगर मैंने अच्छे मारण किया है, अच्छे से उन धातुओं को समझ लिया है। ये कितनी बड़ी बात है, वैद्य को ये वश हो जाते हैं। अल्टीमेटली ऊपर कौन बैठा है? वैद्य ही। डिसीजन कौन लेगा? वैद्य लेगा। चिकित्सा कौन करेगा? वैद्य करेगा। वो चतुष्पाद में श्रेष्ठ कौन है? वैद्य ने डिसाइड करना है। तो विनिघ्नन्ति जरा, और वश होके क्या करेंगे? विनिघ्नन्ति जरा व्याधिन, इनको हरण करेंगे। किसको? जरा और व्याधि। जरा हरण यानी क्या? जल्दी बुढ़ापा नहीं लाने देंगे। यानी क्या हुआ? तारुण्य ज्यादातर रहना, यानी रसायन, रसायन कर्म भी करेंगे। और जरा व्याधिन, व्याधिन भी विनिघ्नन्ति, व्याधि भी ठीक करेंगे। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, व्याधि भी ठीक करते हैं, रसायन कर्म भी करते हैं। रसयुक्तानि किम पुनः, और वही अगर लोह पारद के साथ मिल गए तो क्या कहनी है बात? यानी वो तो सोने पे सुहागा, वैसे कि और भी बढ़िया बात हो जाएगी, पारद और वो धातु मिल जाएंगे। तो अभी ये पारद और धातु कैसे मिलते हैं और क्या क्या करते हैं, उसके लिए थोड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे आपको। टॉपिक आता है इसलिए एज अ कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि सिर्फ रसरत्न समुच्चय, मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को कहा कि रसरत्न समुच्चय के लिए रसरत्न समुच्चय पढ़ो। बट आप आगे जा चुके हो तो सिर्फ रसरत्न समुच्चय काफ़ी नहीं होगा। जैसे चरक पढ़ते वक्त कभी कभी सुश्रुत के भी रेफरेंस जरूरी रहते हैं, कभी कभी वाग्भट के। रसार्णव तंत्र चाहे तो लिख के ले सकते हो, रसार्णव तंत्र, रसहृदय तंत्र, रसेंद्र चूड़ामणि, रसेंद्र चिंतामणि, रससार, लोह सर्वस्व, रिकॉर्डिंग शायद हो जाएगा बाद में भी सुन, और रसतरंगिणी। इतने तो बेसिक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिनमें से अलग अलग चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। कल्प तो हर जगह पे दिए होंगे, भस्म हर जगह पे कैसे बनाने दिए होंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, सूत लोहयुतो दोषान त्यजति लोहम च सूतयुत। जब पारद लोह के साथ, लोह यानी इधर एक सिर्फ आयन नहीं लेना है, ओवरऑल मेटल्स। जब पारद कोई भी लोह, कोई भी धातु के साथ आ जाता है तो लोह के दोषों को निकाल देता है। वैसे ही जब कोई भी लोह पारद के साथ आते हैं, पारद के भी दोष निकाल देते। जैसे दोष है ना, शरीर में दोष एक दूसरे के मदद करते हुए चलते हैं आगे, एक दूसरे को बिगाड़ते नहीं जनरली, हेतु सेवन से अलग बात है। वैसे लोह और पारद एक साथ हो जाते हैं तो लोह पारद के दोष कम कर देता है, पारद लोह के दोष कम कर देता है, एक दूसरे के हाथ में हाथ लेके चलते हैं और गुण वृद्धि कर देते हैं। इसलिए रसयुक्ता ने किम पुनः, पारद के साथ जोड़ दोगे तो और भी बढ़िया बात है। वैसे ही रसरत्न समुच्चय कहता है, मृतानि लोहानि रसि भवंती। जब भस्म या लोह मृत हो जाते हैं तो रसी भवंती। रसी भवंती की टीका खरे शास्त्री जी नाम के महाराष्ट्र के एक अच्छे रसशास्त्री थे, उनकी टीका है, रसी भवंती विषयुक्तम या फिर अमृतम रसी कुर्वंती। जो पहले अच्छे भस्म फॉर्म में नहीं थे, जो मारक थे, उसे रस यानी अमृतत्व प्रदान करते हैं, अमृत जैसे गुण उसमें डालते हैं, यानी नवजीवन हो सकता है, रसायन हो सकता है, ऐसे गुण देते हैं। कब देते हैं? मृतानी लोहानी। यानी हमारा कहना है कि धातु विषयुक्त है, हमें पता है, बट अगर आप शोधन करोगे, अच्छा मारण करोगे तो वही रसायन भी है, व्याधि है। तो एक ही द्रव्य दोनों तरफ आप लेके जा सकते हो, आपके हाथ में कितना अच्छा मारण और शोधन करते हो। नेक्स्ट, इसलिए लोह की प्रशस्ति है ये, सम्यक औषध कल्पा नाम लोह कल्पा प्रशस्यते। सभी औषध कल्प, अभी कैसे होता है पता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करो वाक के लिए ना, क्योंकि सुबह धर्माधिकारी सर बोलेंगे, अभिजीत सर अफसर बोलेंगे, तब वो चरकोक्त कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वो बताएंगे। और अभी अगर आपको मैं बताऊंगा लोह कल्प श्रेष्ठ है तो आप कहोगे एक तो बोल रहे हैं जिसमें लोह के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई,
दूसरा आता है और कहता है लोह श्रेष्ठ है, इसकी बात मान ले। ऐसे नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट होता है तो उसका श्रेष्ठत्व बताया जाता है। सुश्रुत शल्य तंत्र के बुक कैसे श्रेष्ठ है बताते हैं, चरक काय चिकित्सा के बारे में बताएंगे, वो उनके टॉपिक के बारे में ज़्यादा बताना है आपको, उसमें से अच्छी चीज़ लेना है, फिर से शिलोंच वृत्ति करनी है आपको। तो सम्यक औषध कल्पना, सभी अच्छे औषध कल्प में लोह कल्प प्रशस्त थे, सभी लोह, लोह का मतलब फिर से धातु, धातुओं से बने कल्प अच्छे। क्यों धातुओं से बने कल्प अच्छे क्यों है? क्योंकि धातुओं में एक अच्छी चीज़ है, दुनिया में कभी भी किधर भी जाओ आयन आयन ही रहता है। अगर फॉर्म अच्छा है, 99% प्योर आयन है, तो अमेरिका का भी आयन आयन ही है, भारत का आयन भी आयन ही है। तो अभी ज़्यादा इधर उधर नहीं होता, स्टैंडर्डाइज हो पाते आज के ज़माने में जो चाहिए वो। सूरसा वैसे नहीं है, देहरादून की सूरसा अलग हो जाती है, पुणे की सूरसा में अलग गुण आते हैं, केरल की सूरसा में अलग आ जाते हैं। मुस्तान उपदेश यज्ञातम मुस्तकम तत्प्रशस्यते हो जाता है, देहरादून के उस पहाड़ पे भी मिला मुस्ता, बट वो अनुपदेश का केरल का मुस्ता है तो अच्छा रहेगा। चेंजेस बहुत ज़्यादा है। लोहा ऐसे नहीं है, किधर का लेना चाहिए बताया है, बट वो एज अ ओवर लेने के लिए बात है इसलिए बताया। एक बार उसमें से एक्सट्रैक्ट सत्व निकाल दिया, एक बार प्योर मेटल निकाल दिया तो कुछ बात नहीं है, सब जगह पे एक ही मेटल मिलेगा, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तस्मात् सर्व प्रयत्न शुद्धम लोहम च मार्य, इसीलिए वैद्य को चाहिए कि सभी प्रयत्न करके, जितने हो सके आपको प्रयत्न करना, जितना डेडिकेशन से आप कर सको, सम्यक शुद्धम लोहम च मार्य, पहले शुद्ध करो, बाद में मारण करो, भस्म करो और चिकित्सा में प्रयुक्त करो। अभी इंटरेस्टिंग बात देखो, भस्मीकरण नाम का कंसेप्ट संहिताओं में नहीं डायरेक्टली आया, एक जगह पे कपर्दिक का एग्जैक्टली प्रॉपर भस्म चरक ने बताया, लेकिन वो नेत्र में अंजन के लिए बताया, अदरवाइज नहीं, आभ्यंतर सेवन के लिए। चरक सुश्रुत में क्या बताया, वाग्भट में धातुओं का यूज करने के लिए कौन सा फॉर्म बताया, अयस्कृति फॉर्म है, बराबर है। वाग्भट सुश्रुत चरक में भी रसायन अध्याय में है अयस्कृति, बहुत स्पेसिफिकेशन है, कितना पत्र लेना है, कितने बार डुबाना है, सब दिया है। वाग्भट में भी है, दशमूलारिष्ट बताते वक्त दशमूल में भी निर्वाप करना है क्वाक में, और सुश्रुत में बहुत डिटेल दिया, 3 टाइप दिए कि औषधास्कृति, महौषधास्कृति और सिर्फ अयस्कृति, ऐसे नाम 3, एक से बढ़कर एक में सिर्फ चूर्ण बनता है धातु का, दूसरे में चूर्ण, वही चूर्ण अवलय में डाला जाता है, तीसरे में वही चूर्ण बना के आश्वरिष्ट में डिजोल्व किया जाता है। ऐसे 3 टाइप आ गए, यानी धातुओं का यूज आ गया बृहत्त्रयी में, लेकिन भस्म बना के नहीं, बहुत फाइन पाउडर बना के, तो शोण कह रहा जाता है, बहुत सूक्ष्म चूर्ण, उसका इस्तेमाल आया था। बट भस्मत्व ये थोड़ा रसशास्त्र के आचार्यों ने अलग आगे जाके और किया हुआ काम है कि और सेफ कैसे बना सकते हैं, इसे भस्म फॉर्म में लेके जाओ तो और सेफ बनेगा। तो फिर से आप सोचोगे कि यानी बृहत्त्रयी का कंसेप्ट गलत है कि गलत नहीं है, उन्होंने फलश्रुति उसकी दी है, वो पढ़ो। मैक्सिमम फलश्रुति संतर्पणोत्थ व्याधि पे है, यानी बृहत्त्रयी का जो धातु का यूज था अयस्कृति का, वो मैक्सिमम अपतर्पण करवाने वाला था, लेखन करवाने वाला था, ज़्यादा करके, थोड़े बहुत रसायन मिलेंगे, ज़्यादा करके वैसे था। तो जो वो पाउडर फॉर्म में थे वो अपतर्पण करवाते थे, क्योंकि थोड़े से विषयुक्त ही थे, वो थोड़े तीक्ष्ण थे। उसे जब भस्म फॉर्म में लेके आए तब दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ताम्र का आप लेखन बनाने वाला ताम्र भी करवा पाते हो, रसायन करवाने वाला भी ताम्र भी कर पाते हो। ताम्र जो सालों तक आप इस्तेमाल करोगे चिकित्सा में, ऐसे भी ताम्र है, जो आप सिर्फ कुछ दिन के लिए यूज करो, ऐसे भी ताम्र के मारण है। यानी वेरिएशन आ गया, ज़्यादा फ्रीडम मिल गई हमें यूज करने के लिए, ज़्यादा ऑप्शंस आ गए। तो इतना सब पारद के या फिर लोह के ऊपर काम करने के बाद उन्हें मिला है। आगे सुपाक ऑफ भस्म, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ है, प्रॉब्लम पता है, ये सब टॉक्सिसिटी गड़बड़ कब चालू हुई, सम्यक औषध कल्पानाम लोह कल्पम प्रशस्य थे। क्यों, धातु एक ही मिलता है और क्या करना है, उसका एक फाइन पाउडर बनाना है। तो फैक्ट्रीज ने क्या चालू किया, क्यों इतना सब करना है, पत्र बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, बाजार में नैनो पार्टिकल रेडी मिल जाते हैं, एक दो भावना दे दो, अग्नि में रख दो, हो गया भस्म। एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था, पहले शोधन करो। लोगों ने कहना, अच्छे अच्छे वैद्यों ने कहना चालू कर दिया जो फार्मासिस्ट के लिए काम करते हैं, ऐसे वैद्य नहीं, खुद जो काम करते फार्मासिस्ट के बेनिफिट के लिए, कि आज 99.9% प्योर मेटल मिलते हैं इसलिए शोधन की ज़रूरत नहीं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, 99% प्योर मेटल यानी शोधन नहीं है, ऐसे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शोधन का हेतु ये दिया ही नहीं कि उसमें एडल्ट्रेशन है इसलिए शोधन करना है। दोनों हेतु है, एडल्ट्रेशन है कब, अगर वो ओवर फॉर्म में लाया, डायरेक्टली आयन ओवर आप उठा के ले आए,
तो उसमें आयन के साथ एडल्ट्रेशन है बाकी चीज़ों का, तो पहला शोधन ऐसे करवाना पड़ेगा जो एडल्ट्रेशन दूर करे। बाद का शोधन तैले तकरे गवा मूत्र आर नाले कुलत के, ये एडल्ट्रेशन के लिए नहीं है, शरीर में सुपाच्य कैसे हो इसलिए। तो 99% प्योर को भी वो शोधन करवाना पड़ेगा जिससे वो सुपाच्य हो जाए, लघु हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, तो वो नहीं करवा के चलेगा, हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए वो शॉर्टकट आ गए कि डायरेक्टली पाउडर फॉर्म यूज़ करना चालू करो, एक हाथ फूट दे दो, बोलो किसी को पता चलता है 10 फूट दिए या 100 फूट दिए या सहस्त्र फूट दिए, वैद्य तो यूज़ करता है श्रद्धा से, उससे गड़बड़ होना चालू हो गई। और ये गड़बड़ होने का एक बेनिफिट रसशास्त्र ने ही दे दिया। मेटल यूज़ किए, एक हाथ फूट गलत हो जाता है, दूसरे फूट में एडजस्ट हो जाता है। अवले में ऐसे नहीं होता, च्यवनप्राश एक बार दूसरे दिन में वो ऐसे फर्मेंटो के ऊपर आ गया ना, फेंकना ही पड़ता है। अभी क्या करोगे, अवले खराब हो गया तो खराब हो गया, सिद्ध लक्षण देखने ही पड़ते हैं। अभी शॉर्टकट आएगा है, ठीक है प्रिजर्वेटिव डाल दो, बट अदरवाइज नहीं है, ये शॉर्टकट ग्रंथोक्त नहीं है। तो सुपक्वता देखनी पड़ती है, सिद्धि लक्षण अच्छे से भेषज कल्पना को पता होने चाहिए, भेषज तत्वविद को। रसशास्त्र के लोगों ने क्या किया, अरे एक लघु पुट है ना, आगे का अच्छा दे दे, हो जाता है। ये क्या कहते हैं, रसादि द्रव्य पाका नाम प्रमाणम ज्ञापनम पुटम। पुट नाम का जो कंसेप्ट है वो क्या है, रसादि द्रव्य पाका नाम, रस और जो कुछ रसशास्त्र में द्रव्य बताए सब कुछ, उनके उन द्रव्यों के पाक के प्रमाण ज्ञापनम, वो पाक कितना होना चाहिए, मृदु पाक, मध्यम पाक, तीक्ष्ण पाक, इसका प्रमाण पहचानने वाले चीज को कहते हैं पुट। नेष्ट, इष्ट नहीं है, कौन सी चीज, न्यून अधिक पाक, कम भी पाक अच्छा नहीं है, ज्यादा भी पाक अच्छा नहीं। एक्चुअली ये च्यवनप्राश के बारे में कहना चाहिए ना, नेष्टो न्यूनाधिक पाक कहा, कम भी पाक नहीं अच्छा और ज्यादा भी पाक नहीं अच्छा, उधर नहीं कही किसने बात, भस्म के बारे में कही कि नेष्टो न्यूनाधिक पाक, क्योंकि उन्हें पता है इधर गड़बड़ हो गई तो बहुत गड़बड़ होने वाली है शरीर में जाके। नेष्टो न्यूनाधिक पाक सुपाकम हितम औषध, अच्छा पाक ही हितकर औषध होगा, चाहे वो भेषज कल्पना हो या रसशास्त्र हो। बाजू में फोटो दिया है, या आप इधर ही पास में आपके पास बालेंदु प्रकाश सर है, उनकी फार्मेसी देखी होगी, उनके फोटोज वीडियो देखे होंगे, वो भी सेम करते हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं अभी। ये आपने फोटो में देखा तो इतने सारे पुट है, इसमें 50 किलो बनाना है या 100 किलो बनाने हैं, इसलिए इतने पुट नहीं है, बनाता वो हार्डली 4 किलो और 9 किलो मैक्सिमम। इतने पुट क्यों है, एक शराब में एक्सपेक्टेड 600 ग्राम ही मटेरियल रखो, उससे अलग 12 पुट दो, उससे अलग गज पुट दो, वो सुपाक है। आपके पास आज 10 किलो बैच है तो आज 10 किलो बैच गजपुट में रख दी, नेक्स्ट बैच 5 किलो थी उसी गजपुट में रख दी, तो सुपाक कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। सुपाक है कि आप डिसाइड करो कितनी बैच है, उसके लिए कितना अग्नि देना चाहिए, वही फॉलो करो हर बार। सुपाक देने के लिए इतने सारे पुट वगैरह बना के रखे और स्टैंडर्ड किया जाता है, तब क्या होगा। नहीं तो आपके थेसिस क्या होता है पता है, वो कासम अर्धमारित अभ्रक है, 10 फुट में बनना चाहिए, आप 10 फुट दे देते हो, अर्ध गज फुट आपके हिसाब से 10 किलो बैच को, 10 फुट के बाद कहते हो ये भस्म परीक्षा पास नहीं हुआ, इसलिए हमने 30 फुट तक इसे चला दिया और अभी 30 फुट के बाद ठीक से भस्म, यानी रसवाक बट पागल था, क्योंकि वो तो 10 फुट कह के गए। आपका थेसिस क्या होना चाहिए, 10 ही फुट में मुझे ये अभ्रक बनाना होगा तो कितना अग्नि चाहिए मुझे, ये थीसिस करोगे तो आपको पता चलेगा वो पार्ट जो है वो गजपुट में बनाना है, अर्ध गजपुट में बनाना है, महापुट में बनाना है या 12 पुट में बनाना है। चारों पुट देके देखो एक ही सेम बैच के अभ्रक को अलग अलग डिवाइड करके, और डिसाइड करो कि 10 पुट में ही बनना चाहिए तो ये पुट है, 10 पुट में बन जाता है ये सुपक्व अभी अभ्रक बस में जैसे वाकबट को एक्सपेक्टेड है वैसे। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रसरत्न समुच्चय का श्लोक है। यथाश्मनि विषेदवन्नी बर्हिस्ता पुट योगतः चूर्णत्वादि गुणावाप्ति तथा लोहेषु निश्चितम। जैसे यथा अश्मनि विषेदवन्नी ही, आग में अगर कोई दगड़ रखा है तो दगड़ शीत ही रहेगा क्या, वो भी उष्ण हो जाएगा, क्योंकि बाहर का जो अग्नि है उसमें प्रवेशित हो जाएगा। वो जैसे प्रवेशित होता है वैसे लोहेषु निश्चितम, वैसे ही लोह में भी बाह्य अग्नि प्रवेशित होता है। नीचे आपको पुट का फोटो दिख रहा है, इतना अग्नि दिख रहा है उसमें, एटलीस्ट वो 800 डिग्री को पहुंच गया होगा, वो फोटो है वो रेड हॉट। उतने अग्नि में जब आप उस शराव में रखते हो, उस शराव संपुट में, या सिंपल लैंग्वेज फर्स्ट ईयर को स्टूडेंट को मटके में रखते हो मिट्टी के कुछ धातु, तब वो धातु में बाह्य अग्नि प्रवेशित होता है। आपको पता है ना भौतिक अग्नि होते हैं, जाठराग्नि अलग है, हर एक बात बताइए।
टिकाऊ में भी बताइए कि हर द्रव्य का खुद का एक अग्नि होता है। वो अग्नि संदुक्षित करने के लिए बाह्य अग्नि का इस्तेमाल करके आप ओदन बनाते हो, लघुत्व लाते हो, बाद में पचन करने के बाद जाठर अग्नि काम करता है। बट उसका खुद का अग्नि है, इसलिए आम फल का पचन हो जाता है, क्योंकि उसके अग्नि का काम है वो। इन धातुओं में भी अग्नि है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो सुप्त हो गए हैं। तो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े वैद्य होके गए, दातार शास्त्री नाम के, पंचभौतिक चिकित्सा नाम से आपने परंपरा सुनी होगी। उन्होंने उसके बारे में एक कंसेप्ट दिया है कि ये धातु कैसे है। बृहत्तरी क्या कहती है, ये सब धातु पार्थिव है, ये सब द्रव्य पार्थिव है और जमीन में मिलते हैं, इसलिए पार्थिव है। इतने डीप मिलते हैं ओर्स में कि उसमें इतनी बड़ी मिट्टी की लेयर, इतने हजारों सालों तक अंधकार, इन सब से क्या हुआ है, तम का आवरण आ चुका है उन सब पे। उनका अग्नि अभी काम नहीं करता। करता है या नहीं करता, आज आपको साइंस उसका आंसर देता है, अग्नि उसका भी काम करता है। इसलिए हाफ लाइफ नाम का कंसेप्ट आ गया ना आपके पास। कुछ लाइफ के बाद आइसोटोप बदल देते हैं द्रव्य में परिवर्तन आ जाता है अपने आप। यानी उन द्रव्यों में खुद का अग्नि है जो ये पचन कर रहा है, बट बहुत बहुत धीरे कर रहा है। आपको अभी क्या एक्सपेक्टेड है, ये धीरे धीरे करवा के नहीं चलेगा, फास्ट बनवाना पड़ेगा। तो क्या करते हो आप, शोधन में अग्नि युक्त करते हो, बाह्य फुट में रखते हो, बार बार 800 डिग्री, 1000 डिग्री, 1300 डिग्री में रखते हो कि उसका अग्नि संदुक्षित करवाना है। और क्या करना है, चूर्णत्वादि गुणावाप्ति, अग्नि प्रदीप्त करते करते उसे चूर्ण फॉर्म में लाना है। धातु कैसे है, सॉलिड फॉर्म में है ना, कठिन है, वो हम खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते। पाउडर फॉर्म में लेके आना है उसे। पाउडर फॉर्म में आएंगे, उसका अग्नि प्रदीप्त हो चुका होगा, और अब जब वो शरीर में जाएगा तो हमारे अग्नि पे काम करेगा। ऐसे द्रव्य से आप देखते हो छोटी सी मात्रा में शरीर में जाने के बाद जल्दी अग्नि दीप्ति आपको देखने में मिलेगी पेशेंट भस्म यूज करने के बाद। इसलिए उसे अग्नि की इतनी अपेक्षा नहीं रहती, बाह्य अग्नि का उतना ज़्यादा संस्करण उस पर हुआ है। तो वो लोहे में निश्चित होता है, निश्चित बोला है रसवाग्भटी। नेक्स्ट, ये बता दिया मैंने आपको अशुद्ध लोह के बारे में कि वो जैसे तेल, पानी पे तेल गिरता है तो झटक जैसे फैल जाता है, वैसे ये धातु इतने सूक्ष्म हैं, शरीर में अगर अशुद्ध फॉर्म में चले गए, पाउडर फॉर्म में, पूरे शरीर में फैल जाएंगे, टॉक्सिसिटी दे देंगे माइन्यूट सेल्स को भी। ये ऐसे ही फोटो डाला है, उसमें डायरेक्टली ये नहीं है, शोधन का एक समझना चाहिए, वो रौप्य का शोधन चालू है, उसका फोटो है। नेक्स्ट, ये शायद बात अभी हो गई है हमारी पूरी ना। नैनो केमिकल सिंथेसाइज ज़्यादा टॉक्सिक है, थोड़े बायोसिंथेसाइज कम टॉक्सिक है, धातु चूर्ण अयस्कृति थोड़ी अपतर्पण कारक है, लेकिन भस्म बना देंगे तो व्याधि हर भी हो जाएगा, रसायन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आप फोटो निकाल के, या मैं पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, इसमें ये रिसर्च पेपर देख सकते हो कि नैनो पार्टिकल्स कैसे टॉक्सिक है, नॉट भस्म, उनके नैनो पार्टिकल ज़्यादातर। नेक्स्ट, वाई टू डू परीक्षण। अभी क्या है, ये सब तो पता चला, सुपक्व भी पता चला। अब ये सुपक्व पहचाने कैसे, ये भस्म अच्छा हुआ या नहीं हुआ, उसकी कुछ हमें टूल्स चाहिए। और इतने स्मार्ट होंगे ये ऋषि आचार्य, आपके हाथ में दे दी टूल्स, वो दिखाएंगे आपको बाद में कैसे टूल्स है वो। इतनी इजी 10, 12, 13 टूल्स दे के रखी है, आप ओपीडी बेस पे कर सकते। एक ही उसमें से टूल है जो जनरली ओपीडी बेस पे नहीं होता, वो रौप्य के साथ धमन वगैरह करना है। बाकी एक से एक लेके सबके सब टेस्ट आपके ओपीडी में हो सकते हैं, आपके टेबल पे। इतना आपको दे दिया, नहीं तो वो भी अगर एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बता दे के कुछ, इसमें ये पार्टिकल रखो, उसका डाइजेशन करो, उस पर ये केमिकल डालो, बाद में ये क्या वो स्टेरिंग करो, ये करो, वो करो, और बाद में आपको 2 दिन के बाद रिजल्ट आएंगे। कॉस्ट कितनी है, 5000 रुपये एक ही बैच की है। मैं खुद बनाता हूँ, मैं भी नहीं कर पाता इतनी सब टेस्ट, तो वैद्य को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक बैच, कोई वैद्य एक बैच में 1 ग्रामी सुवर्ण लेगा, बाद में फिर से 500 mg लेगा, हर बैच को किधर करके बैठेगा। ईजी टेस्ट दे दी, आप करो खुद, और वो इतनी टेस्ट है 100%, वो अगर आप करवा लेते हो तो वो एश्योर्ड है कि आप चिकित्सा में प्रयुक्त कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट डिटेल में मैंने ही लिखे, बाद में पढ़ के रखो आप। एक ही चीज़ है, थोड़ी सी गड़बड़, कि ये सब भस्म परीक्षा तभी एप्लीकेबल होती है जब आपको पता है कि 100% ये भस्मकरण विधि से ही बनाया गया है। यानी किसी ने नैनो पार्टिकल्स बना के आपके हाथ में दे दिए और ये भस्म परीक्षा अगर पास कर लिए तो वो प्रयुक्त कर पाएंगे चिकित्सा में, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा फिर से श्रद्धा और आप्तवचन जैसे पार्ट आ ही जाता है कि आपको पता होना चाहिए ताम्र भस्म की विधि से बनाया है,
अभी सिर्फ ठीक बना या नहीं ये इससे पता चलेगा, ये उसी विधि से बनाया है नहीं ये पता नहीं चल सकता। वो थोड़ा सा दुर्भाग्य है हमारा। फिर से वो MD PhD लोगों का उत्तरदायित्व है कि इस पर रिसर्च होने चाहिए, नैनो पार्टिकल्स अलग से कैसे पहचाने और भस्म अलग से कैसे पहचाने, भस्म का विधि फॉलो हुआ या नहीं कैसे पहचाने, शतपुटी भस्म है या नहीं, सहस्रपुटी है या नहीं, ये कैसे पहचाने, ये हमें काम करना पड़ेगा। आज यही कह सकते हैं, हाँ वैद्य पाठकालय आए थे, उन्होंने बहुत बातें बताई, इतना तो पता चला, जाके देख के भी आया है कि हाँ ताम्र भस्म वो बनाते तो है खुद, मुझे इतना ही देखना है कि उनका ताम्र भस्म अच्छा हुआ या नहीं हुआ। वो कितनी भी अच्छी बातें करे, मैं नहीं विश्वास करूंगा ये भस्म अच्छा ही होगा हर बार इनका, मैं टेस्ट करूंगा, उसके लिए वो है, नैनो पार्टिकल्स के लिए। तो अभी फॉर औषधि निर्माता के लिए भस्म परीक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस जानने के लिए, क्योंकि ये भस्म स्टेज वाइज आते जाते हैं। सबसे पहले क्या आता है, आप निश्चंद्रत्व देख लेते हो, वो भस्म देख लेते हो, आगे आएंगे सब टेस्ट, उसमें कुछ पार्टिकल चमक तो नहीं ना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा भस्म अच्छा बन गया, बन रहा है, अभी धातु तो फ्री फॉर्म में नहीं है। बाद में आप देखते हो, रब करके देखते हो, हाँ जा रहा है, यानी फाइननेस भी आ गया और अच्छा बना। पानी पे डाल के देखते हो, वारी तरत्व भी आ गया और अच्छा, ऐसे करते करते निरुद्धूम, निश्चंद्र निरुद्ध और अपुनर्भव तक जाते हो और आप डिसाइड करते हो हाँ अभी ये बैच कंप्लीट हो गई, ये 10 फुट हो गए और निरुद्ध और अपुनर्भव है, अभी ये भस्म मैं लोगों को दे सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, ये मेरा काम है। यानी हमारा जो औषधि निर्माता है, वैद्य के लिए क्यों है, टू एंश्योर सुपक्व ऑफ भस्म, सुपक्वता, कि ये भस्म मेरे पास तो अभी बन के आया, ये अच्छा है या नहीं है, वारितर है या नहीं, अपुनर्भव है नहीं, ये देख के डिसाइड करो अच्छा बना था या नहीं, यानी मैं चिकित्सा में यूज कर पाऊंगा या नहीं। दूसरी चीज़, टू अवॉइड उपद्रव ऑफ अपक्वता, अगर वो अपक्व है तो हमें पता होना चाहिए ये अपक्व है, मैंने नहीं यूज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि यूज किया तो उपद्रव आएंगे, व्यापद होंगे, तो वो अगर हमें अवॉइड करने हैं व्यापद तो भी करना पड़ेगा, हमें रिजल्ट देखना पड़ेगा कि भस्म अच्छे या नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। तो थोड़ा भस्म जब पढ़ते हैं हम, ये स्टेप्स आ जाती है। सबसे पहले आप क्या देखते हो, ग्राह्य परीक्षा देखते हो, ये निर्माता के लिए, फिर से जो औषधि निर्माण करना चाहते हैं, जो वैद्य भी करवाना चाहते हैं, सबसे पहले धातु ग्राह्य या अग्राह्य वो देखना है, धातु या कोई भी द्रव्य, रसद्रव्य, उसके क्राइटेरिया है, कौन से देश से आया हुआ, जमीन में कितना नीचे आया हुआ, कौन से पर्वत पे आया हुआ, और लक्षण स्निग्ध है या नहीं, गुरु है या नहीं, ये सब वो देख लो। अगर अच्छा है तो ले लो, अदरवाइज वो रॉ मटेरियल पीछे भेज दो। रॉ मटेरियल पास हो गया, शोधन करवाओ, अभी शोधन करो अच्छे से। शोधन करने के बाद जारण, कुछ भस्म में जारण नाम का कंसेप्ट आता है, यानी वो बहुत इजीली मेल्ट होते हैं, पुती लोह, लेड, जिंक और टिन, नागवंग और जसद, ये बहुत इजीली 250 से लेके 450 अलग अलग उनका मेल्टिंग पॉइंट है, उस पर मेल्ट हो जाते हैं। तो अगर आप वो 800 डिग्री के पुट में रख दोगे, वो मेल्ट हो जाएगा, भस्म ही नहीं बनेगा। तो एक बीच की कंडीशन आ जाती है जारण, जिससे पहले ही उसे कुछ प्रोसीजर करके क्षार के साथ घोट के उसे चूर्ण फॉर्म में आप पहले लाते हो। अभी वो ऐसे फॉर्म में आता है कि थोड़ा सा अग्नि सहन कर सकता है, तो 800 डिग्री में, 1000 डिग्री में मेल्ट नहीं होता जल्दी से, थोड़ा सा सहन हो जाता है। बाद में आप मारण में आते हो, भावना देते हो, खरल में लेके रगड़ते हो किसी क्वाथ के साथ, स्वरस के साथ, या कुछ और द्रव्य डाल के, जैसे पारत भस्म डाला, गंधक डाला, मनशिला डाली, जो कुछ, और पुट में रखते हो, यानी शराव संपुट में बंद करके अग्नि में रख देते हो। अब ये क्या करते हो, बार बार करते हो, एक बार भावना दी, पुट में रखा, अग्नि में रखा, 1 पुट, फिर से किया सेम, 2 पुट, 3 पुट, 4 पुट, कम से कम क्या कहा, 10 पुट तो देने चाहिए व्याधिहरण के लिए, या 100 पुट दे दो या 100 पुट दे दो। बाद में आता है कुछ भस्मों को अमृतीकरण नाम का कंसेप्ट। अमृतीकरण यानी क्या, तो ये भस्म तो अच्छे बन गए हैं, बट शेष दोष रह जाते हैं। शोधन हम पढ़ते हैं ना पंचकर्म में, तब कहते हैं ना, आप शोधन तो करवा लेते हो, फिर भी शेष दोष रह गए, तो शेष दोषों के पचन के लिए वो यव कोल कुलत्थादि यूष वगैरह चीज़ें दे देते हो, आप शेष दोष का पचन हो जाएगा। सेम कुछ भस्मों में थोड़े से दोष रह गए, वांति हो सकती है गलती से, ताम्र में थोड़े से दोष बच गए तो छर्दी हो सकती है पेशेंट को, वो भी नहीं चाहिए। तो अमृतीकरण नाम का कंसेप्ट सेम, भावना ही रहती है, पुट ही रहता है, एक अलग पुट रहता है सिर्फ, वो आ जाता है। और कभी कभी ऐसे होता है, ये अमृतीकरण अगर हम करवा लेते हैं तो गुण तो बढ़ते हैं, बट उसका जो वर्ण रहता है ना, अभ्रक भस्म इष्टिका वर्ण का है या सिंदूर जैसे वर्ण का है, अमृतीकरण करते हुए वो कृष्ण हो जाता है, ब्राउनिश कलर है, खराब हो जाता है। आपको एक्सपेक्टेड है कि नहीं, वर्ण भी अच्छा होना चाहिए, इष्ट रस गंध
उत्पत्ति होनी चाहिए ना, रुग्ण को उससे भी अच्छा लगता है। ग्रहणीय अध्याय में उसका भी महत्व आपने पढ़ा होगा, सर बताएंगे या फिर उनका लेक्चर है तब भी, इनका क्या महत्व है इंद्रियों के लिए। तो वो उसके लिए वर्ण भी अच्छे होने चाहिए, रुग्ण को भी देख के अच्छा लगना चाहिए, तो लोहितीकरण हो जाता है। फिर से उसका वर्ण अच्छा लाओ, रक्त वर्ण से भावना दे दो, फिर से पुट दे दो, प्रोसेस तो सेम है, सिर्फ वर्ण अच्छा करो, लोहितीकरण। और कभी कभी स्पेशल अलग कुछ बातें रहेंगी, जैसे धातु लोह के लिए 3 अलग अलग पाक हैं, भानुपाक, स्थालीपाक, कुटपाक। ज़्यादा डिटेल आप बाद में पढ़ लो। नेक्स्ट, तो मारण नाम का कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तो हमें पता चला। अभी कंसेप्ट क्या आ जाता है, मारण कैसे कैसे होता है। तो मारण के मेन 4 टाइप्स रहते हैं, उधर 3 ही लिखे हैं क्योंकि 4 त्याज्य टाइप है, 3 ही एक्सपेक्टेड टाइप है, उसमें ग्रेडिंग है सिर्फ। क्या क्या, लोहानाम मारणम श्रेष्ठम सर्वेशम रसभस्मना मूलिभि मध्यमम प्राहु कनिष्ठम गंधकादिभि अरिलोहेन लोहस्य मारणम दुर्गुणप्रदम। 4 आ गए क्या। श्रेष्ठ कौन सा है, रसभस्म से किया हुआ धातुओं का मारण। कंफ्यूज मत हो, मारण किसका करना है, धातु का। फॉर एग्जाम्पल सुवर्ण का कर किसके रहे हैं, पारद भस्म से मारण कर रहे हैं, यानी पारद भस्म को इस सुवर्ण में डाला और पुट दिया, तब जो सुवर्ण का भस्म बना वो है रसमारित सुवर्ण। सिर्फ पारद डाल के नहीं, पारद का भस्म डाल के जो बनाया जाता है वो है रसमारित। बाद में आता है वनस्पति मारत, वो कैसे है, मध्यम है, थोड़ा नीचा है, रसभस्म मारित से थोड़ा मीडियम है। बाद में आता है गंधकादि भी। गंधकादि भी में मेजर कौन आते हैं, उधर टीका है खरे शास्त्री जी की, उसमें लिखा है क्षारादि भी। गंधक हो या फिर कोई क्षार हो, अपामार्ग क्षार, चिंचाक्षार, वो भी। या फिर गंधक आदि में त्रिगंध नाम का एक कंसेप्ट है, गंधक, हरताल, मनशिला, जिसमें गंधक है, या फिर सुवर्णमाक्षिक भी है, हिंगुल भी है, जिनमें कंपाउंड में भी गंधक है एज अ इलेमेंट। तो उनमें से मारण जो है वो सब गंधक आदि मारण है। वो क्या है, कनिष्ठम, तृतीय स्थान पे है, कनिष्ठ है वो। और चतुर्थ अरिलोहेन लोह से मारणम दुर्गुण प्रदम, वो यूज ही नहीं करना है। अरिलोह नाम के कंसेप्ट है, एक धातु दूसरे धातु को जल्दी खा लेता है। वो खाना यानी मैं लेमैन टर्म अभी यूज कर रहा हूँ, डिटेल में जिसको इंटरेस्ट है ज़्यादा बता सकता हूँ, धातुवाद के कंसेप्ट है उसमें, बट वो नहीं यूज करना है। जैसे ताम्र को गंधक से मारण किया है, वो अरिलोह है, उससे भी ज़्यादा ताम्र गंधक के पाठ मिल भी जाएंगे। सुवर्ण को नाक से मारण किया है, केस हुई है पूना में। एक ऐसे ही वैद्य ने, वैद्य नहीं था, साइकिल मार्ट वाला ही जो दवाइयाँ देता है, अम्ल पित्त को सुवर्ण भस्म दिया। इससे ही पता चलता है अम्ल पित्त में कोई सुवर्ण भस्म देगा क्या वैद्य, उसने अम्ल पित्त में ही सुवर्ण भस्म दे दिया। टॉक्सिसिटी आ गई, रिसर्च पेपर बन गया। और टॉक्सिसिटी किसकी आई, लीड की, सॉरी हाँ मुझे ये तो यूज किया है सुवर्ण भस्म, टॉक्सिसिटी आई लीड की, यानी क्या, नाक से मारित सुवर्ण भस्म है। गलत ही है ना, दुर्गुण प्रद है, वो यूज ही नहीं करना होता। आप कहोगे तो फिर दिया क्यों है ना, जो नहीं यूज करना, वो ग्रंथकारों को इतना तो समझ होनी चाहिए, ये आगे के जाते कलयुग के लोग यूज करेंगे। उन्होंने क्यों दिया, कुछ कुछ ऐसे विधि होते पारद के धातुवाद में जिनमें किससे मारण किया उससे लेना देना नहीं होता। पारद को एकदम फाइन पाउडर फॉर्म लगता है धातुओं का, वो जल्दी खा ले और आगे के संस्कार में चला जाए, तब वो चलता है अरिलोह से भी यूज करके, क्योंकि तब एक्सपेक्टेशन होता है एक धातु से दूसरा धातु बनाना, धातु यानी बाह्य धातु, लोहे से रौप्य बनाना है वगैरह वगैरह, जो किमियागारी जिसे कहते हैं, उसमें वो चलता है, शरीर में नहीं चलता। टीका है उस पर अलग अलग जगह पे आई हुई कि नाक से मारित अगर वो विधि है तो धातुवाद में प्रयुक्त करो, देहवाद में मत प्रयुक्त करो। ये इन बिटवीन लाइन है, ये वैद्य समझ सकता है जो रसशास्त्र सीख सकता है, तो वो तो बाजू में रह गया। अभी ये 3 है, इसके बारे में इधर देख लो। सुशुद्धस्य जीर्णग्रासस्य बद्धस्य पारदस्य भस्मना निरुस्थितेन लोहानाम स्वर्ण रूप्या ताम्रादीनाम मारणम। प्रोसेस दी है कि भस्म पारद का कैसे बनता है, वो प्रोसेस करके अगर पारद भस्म मिला, आपने बनाया, उससे अगर धातुओं का मारण किया, वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्यों कोई बता सकता है? आज तो कहते हैं कि पारद तो टॉक्सिक है, तो ये श्रेष्ठ कैसे हो गया उनसे मारित भस्म? हाँ ठीक है, हमारा पारद टॉक्सिक नहीं है, अच्छी बात है, फिर भी क्यों उससे श्रेष्ठ क्यों, वनस्पति से श्रेष्ठ क्यों नहीं? क्योंकि बहुत लोग तो कहते हैं कि भस्म क्यों बनाना है, शरीर को सात्म्य हो जाए। सात्म्य क्या है, आहार सात्म्य है ना हमारे शरीर को, तो वनस्पति से करेंगे क्या, वो अलग अलग वनस्पति द्रव्य लेके अगर हम मारण करेंगे उससे जल्दी पचन हो जाएगा। रसभस्म से श्रेष्ठ सॉरी भारत से ठीक है, बराबर बात है, एग्जैक्टली है।
वही दूसरी तरह से ये क्या कह रहे हैं, लोहानाम तन्मारितम श्रेष्ठम, क्यों? तेन आत्मीय योगवाही पारद गुणानाम तत्र अभिव्याप्ति। उन धातुओं में पारद की अभिव्याप्ति हो जाती है। कैसे? आत्मीय योगवाही परमाणु नाम, जो पारद खुद का उसका स्वभाव योगवाही है, दूसरे के गुण को वर्धन कर सकता है, ऐसे परमाणु का अभिव्याप्ति होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उन धातुओं के परमाणु में पारद के भी परमाणु होने चाहिए। प्रैक्टिकली ये नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? प्रैक्टिकली ये नहीं होता। ऐसे में क्यों कर रहा है पारद से मारित? पता है आपको? कंफ्यूज होंगे शायद। इसीलिए पारद भस्म मारित है। ये पारद मारित यानी सिर्फ पारद और गंधक कज्जली मारित ये भस्म नहीं है श्रेष्ठ। पारद भस्म मारित है। डिफरेंस क्या है? सुशुद्ध से जीर्णग्रास से बद्ध से पारद से। पारद भस्म कब बनता है? शोधन करके, संस्कार करके, जीर्णग्रास करके बद्ध होता है, तो वो अग्नि पे स्थायी हो जाता है। पारद अग्नि में भी उड़ता नहीं है, ये खासियत है उसकी। अदरवाइज आप सिर्फ सिंपल पारद लशुन सिद्ध शोधित या फिर सिर्फ अष्ट संस्कारित भी मारण के लिए यूज करोगे, कज्जली पुट में रख देते हो, वो पारद गंधक उड़ जाते हैं। तो अभी उस भस्म में पारद की उपस्थिति नहीं रहती। थोड़ा सा अच्छा ही है मारण वो भी, बट वो मारण करके चला गया, वेस्टेज भी हो गया, और वो योगवाही गुण के पारद के परमाणु अग्नि में चले गए। जबकि अगर मैंने रस भस्म से मारण किया, रस भस्म खुद अग्नि में टिकने वाला है, तो मेरा जो भस्म बनेगा ना, वो उस धातु का भस्म, फॉर एग्जाम्पल रसमारित सुवर्ण भस्म यानी सुवर्ण प्लस पारद भस्म होगा। नाम के लिए वो सुवर्ण भस्म है, सिर्फ सुवर्ण भस्म नहीं है, सुवर्ण पारद भस्म है। इसीलिए पारद से मारित श्रेष्ठ हो जाता है, उसमें उस पारद की उपस्थिति है। वनस्पति के बारे में क्या कहते हैं? चांडाली प्रमुखा नाम, चांडाली वनस्पति का नाम है। ऐसे दिव्य औषधि से मारित जो भस्म है वो क्या है? अभिव्याप्ता तत्शक्ति अल्पकाल स्थायित्वात अल्प इति भाव। वो 2 नंबर पे क्यों रखा? अभी वो भस्म मारण वनस्पति से होता है, तो उसके परमाणु में, हर परमाणु में वनस्पति का संस्कार हुआ है ना, लोह के। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? थोड़ा शायद। आप वनस्पति की भावना दे रहे हो किसी भी धातु को, और उसे छोटे 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 कण बनाते जा रहे हो, तो हर एक वनस्पति, हर एक परमाणु के साथ वनस्पति के कुछ गुण रहेंगे ना। अभी अगर पारद के साथ किया तो पारद के गुण उसके साथ रहेंगे, वनस्पति के साथ किया तो वनस्पति उसके साथ रहेगी, और गंधक से किया तो गंधक उसके साथ रहेगा, हर परमाणु के साथ। तो अभी क्या है? वनस्पति मारण में वनस्पति रहेगी। वनस्पति कैसे है? तत्शक्ति अल्पकाल स्थायित्व, उनकी शक्ति अल्पकाल के लिए टिकती है। हमें पता है वाथ, स्वरस, ये सब जो वनस्पति के कल्प है, कितने भी होने जो, वो सब कल्प कैसे है? अल्पस्थायी। उनको स्ववीर्यता वधी है, वो थोड़े दिन के बाद हीनवीर्य हो जाते हैं। तो उनसे बनाए हुए भस्म भी है, वो जो हम कहते हैं ना, जितने पुराने भस्म उतने अच्छे, वो कौन से? रसमारित भस्म। वनस्पति मारित भस्म टॉक्सिसिटी नहीं देंगे पुराने होंगे तो, लेकिन शक्ति कम हो सकती है। तो फिर क्या करें? अगर पुराना भस्म मिलता है, फिर से एक बार 1-2 कुमारी की भावना दे दो और 2 पुट लगा दो, फिर से उसमें शक्ति आ जाएगी। ईजी है वे, तो गुण तो रहेंगे, फिर से बढ़ा दो उनके गुणों को। और गंधकादि भी को क्या कहते हैं? वो गंधकादि भी, गंधक मनशिला हरिताल मूत्रादि मारणम अधमम, अल्प शक्ति वाला है, तेषाम प्राय क्षार रूपेण। ये सब कैसे? क्षार, हरताल, मनशिला, गंधक, मूत्र, ये सब क्षार रूपी है, क्षारत्व है उनमें। ये सब क्षारत्व न लोह शक्ति अपचया, क्षार के वजह से लोह की शक्ति कम हो जाती है। यानी सबसे पहले पारद था, जो इन परमाणु के साथ जुड़ जाता है तो शक्ति को बढ़ाता है खुद के शक्ति से। वनस्पति थी, जो इसके साथ जुड़ जाती है तो कुछ हद तक, कुछ समय तक शक्ति बढ़ा देती है, बट धीरे 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 ग्रेजुअल डिक्रीज होने चालू हो जाता है वीर्य में। और गंधकादि भी शुरुआत से ही उसकी शक्ति कम कर देगा। सिर्फ इतना ये मारण ईजी हो जाता है। वनस्पति से भी थोड़ा अच्छा है। रसभस्म अगर आप कर पाए तो बिल्कुल ही ईजी मारण है। ईजी नहीं है, मैं भी कर नहीं पाया, मेरे गुरु है उन्होंने किया, इतना ही पता है मुझे। और अरिलोहे ने तो अधम है, क्योंकि अरिलोह है वो सिर्फ मारता है लेकिन हीन है। सुवर्ण के साथ नाग आ गया, नाग की टॉक्सिसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, तो आपको यूज कौन से करने भस्म? कौन से मारित? रसभस्म मारित, बट शायद वो डिफिकल्ट है ना, रसभस्म ही नहीं बना पाते। तो एटलीस्ट वनस्पति मारित आपको करने ही है, मध्यम है, चल सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप गंधकादि भी कर सकते हो,
कनिष्ठ है, बिल्कुल त्याज्य नहीं है, थोड़ी शक्ति बहुत कम है उनमें, लेकिन करेंगे काम कुछ ना कुछ। अरिलोहमारित कभी भी नहीं करने, तो आप जिससे जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसे पूछो किससे बनाया है भस्म आपने। पारद भस्म से बनाया है, कज्जली से बनाया है, हिंगुल से बनाया है, गंधक से बनाया, हरताल से बनाया, सिर्फ वनस्पति से बनाया, या नाग वगैरह कुछ अरिलोहा डाल के बनाया तुमने, उस पर डिसाइड करो तुम्हें वो भस्म लेना है या नहीं लेना, और लेते भी हो तो उतना वीर्य कितना है। ताम्र भस्म नाम की एक ही चीज़ नहीं होती दुनिया में। ताम्र भस्म 4 प्रकार ये बेसिक, और छोटे 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 सब टाइप बहुत ज़्यादा मारण के आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। वनस्पति मारित है तो वीर्य मीडियम है, रस मारित है तो वीर्य हाईएस्ट है, वन गंधक आदि मारित है लोएस्ट वीर्य है। तो मुझे चिकित्सा करते वक्त वो ध्यान देना पड़ेगा ना कि मैं मात्रा इतनी सी रखूँ, थोड़ी ज़्यादा यूज़ करूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ, या फिर इसकी ताकत बढ़ाने के लिए और कुछ अनुपान की योजना करूँ, या कुछ संयोग बनाऊँ। ये आपको डिसीजन लेना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए वो भस्म कैसे बनाया है। नेक्स्ट, हाँ सॉरी, लिस्ट ऑफ परीक्षा, ये तो हो गया सब कुछ। किसी भी विधि से जाने दो, अभी तो भस्म तो बनाया है, आपने पूछ लिया कैसी विधि है, आपको लगा ठीक है इसने जो बनाया है वो मेरे लिए अच्छा है, वनस्पति मारित प्रोवाइड कर रहा है या गंधकादि मारित प्रोवाइड कर रहा है, कज्जली मारित प्रोवाइड कर रहा है, अभी मैं यूज करूँगा। अभी देखना पड़ेगा वो परीक्षा पास होता है या नहीं। सिंपल परीक्षा कौन सी है, वारी तरह, वो एमआर को भी बोल सकते हो, दिखाओ ये कप रखा है, इसमें ऊपर भस्म डाल के देख तेरा, अगर होता है फ्लोट तो मैं ले लूँगा, या फिर आगे की भस्म मैं करूँगा खुद, तुझे नहीं आती तो, लेकिन पहली तो तू कर। ये तो एमआर करवा सकता है, उनको भी पता चले कंपनीज को कि हाँ अभी ये थोड़े स्मार्ट होना चालू हो गया है वैसे इन बारे में, तो वो भी थोड़े कष्ट लेंगे ना अच्छा बनाने का। नहीं तो क्या कुछ भी चलता है, टोपी डाल दो चल जाता है, पार्टी पड़ा के आओ, ऐसे ही बोलते हैं ना वो लोग। आपसे नहीं बोलते होंगे, हम जो मैन्युफैक्चर है हम के साथ बात करते हैं ये सब कि वो क्या टोपी डालनी होती है, ऐसे ही बात करते हो, मार्केटिंग वाला है। आपको नहीं टोपी डाल के नहीं लेनी है, आपको ये परीक्षा है वर्णोत्पत्ति, सबसे पहली परीक्षा, इजी परीक्षा। एक्सपेक्टेड वर्ण आया ही नहीं आया, इष्टिका वर्ण का अभ्रक है या नहीं, कभी कभी अलग वर्ण रह सकता है, रीज़न पूछ सकते हो आप क्यों ये वर्ण आया, वो शायद बताएगा ये मारण द्रव्य इसलिए ये वर्ण आया। बाद में निश्चंद्र, रेखा पूर्ण, अभी लिस्ट देखो सिर्फ, आगे एक एक एक्सप्लेन, ठीक है मैं पढ़ते नहीं बैठता, ये सब लिस्ट है इतनी बड़ी। नेक्स्ट, वर्ण तो पता चला, इसमें भी उंगली पे वो वर्ण तो पता चल रहा है कौन सा है उसका वर्ण। मंडूर भस्म नहीं सॉरी मैग्नीज का भस्म है, अलग कॉन्सेप्ट है वो मैग्नीज भस्म, बाद में चाहे तो अनौपचारिक बात करेंगे उसके बारे में। बट वो रेखा पूर्ण है या नहीं, रेखा पूर्ण यानी या उंगली और ये थंब जो है इसमें सिर्फ धीरे से रब करो, बहुत ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो रब के करने से वजह से नीचे गिर जाएगा। थोड़ा सा रब करो, या रब नहीं किया तो भी चलेगा, भस्म लो पूड़ी में, सिर्फ ऐसे उंगली लगाओ उसे, आपके पास जो पूड़ी दी है बाद में करना, नहीं तो अभी गड़बड़ चालू हो जाएगी। सिर्फ ऐसे करके देखना, बाद में ऐसे करके चिपक के आता है या नहीं आता। कुछ कुछ भस्म तो ऐसे बल्क के बल्क चिपक के आता है, कुछ कुछ थीन लेयर आती है, उसमें थोड़ी सी थीन लेयर है, कुछ कुछ इसमें बल्क आएगा। तो यानी ये रेखाएं जो है उंगली की उसके बीच में वो अटक रहा है, यानी सूक्ष्म हो गया। अभी ये फिर से बहुत सारे पॉइंट है, आज शायद एमडी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे थीसिस टॉपिक मिल सकते हैं, कितने पार्टिकल साइज पे रेखा पूर्णत्व आता है, काम कर सकते हो, कितने पार्टिकल साइज पे वारी तरत्व आता है। हमारे लिए इतना काफ़ी है, रेखा पूर्ण हो गया यानी क्या हो गया, इससे क्या कौन सा गुण पता चलता है, सूक्ष्म। ये सब क्या है, गुणों की परीक्षा है। चिकित्सा भी कैसे करने वाले हैं, वो गुणों से डिसाइड करने वाले हैं। इससे पता चला, परीक्षा तो पता चली, दूसरी बात पता चली अभी धातु सूक्ष्म होना चालू हो गया है, या ये धातु सूक्ष्म हुआ है। नेक्स्ट, निश्चंद्र, ये थोड़ा ना आपको शायद फोटो में इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि ग्लो हो रहा है ना। दोनों अभ्रक भस्म अलग अलग विधि से बनाए हुए, इस अभ्रक में कम कूट है, उसमें ज़्यादा है, सॉरी उल्टा है, इसमें अच्छे है उसमें कम है। तो उसमें दिखाता हूँ मैं, इधर वगैरह आप देखोगे ऐसे वाइट स्पॉट जो दिख रहे हैं वो उधर भस्म नहीं है इसलिए नहीं दिख रहे हैं, वो ग्लो हो रहा है भस्म बीच में। अभ्रक के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है, निश्चंद्रत्व। चंद्रिका यानी चमक, कोई भी चमक दिखनी नहीं चाहिए भस्म में। क्यों नहीं दिखनी चाहिए, चमक किसको होती है, मेटल्स, लश्यर, ये मेटल का एक खुद का स्वभाव है ना, स्वरूप है पहचानने का। तो लश्यर, चंद्रिका, ये धातु फ्री फॉर्म में है, इसका एक लक्षण है। तो यानी इस भस्म में अभी तक धातु फ्री फॉर्म में है, क्योंकि अभ्रक में भी सत्व रूप में लोहा रहता है, मैग्नीज रहता है, मैग्नीशियम रहता है, बहुत सारे, तो वो रहते हैं, वो निश्चंद्र नहीं हुआ यानी वो फ्री फॉर्म में है।
इसमें नहीं है, यानी ये भस्म अच्छा है। फिर से एक बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ पे। ये निश्चंद्रत्व पोटेशियम नाइट्रेट, सूर्य क्षार जिसे कहते हैं, वो डाल के 3 फुट में आ जाता है, और नाइट्रिक एसिड से 1 ही फुट में आ जाता है। एक्सपेक्टेड नहीं है उससे बना हुआ। आपको चाहिए निश्चंद्रत्व देखो, बट आप वो भी पूछो कि किससे मारण किया है। निश्चंद्रत्व आ गया बट भस्म अच्छा नहीं आया, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि मारण का शॉर्टकट यूज़ किया है, केमिकल फॉर्म यूज़ किया, वो एक्सपेक्टेड नहीं है। आपको फिर भी कह देता हूँ मैं, आपको मैक्सिमम आज मार्केट में जो आएंगे पोटेशियम नाइट्रेट यानी सूर्यक्षार मारी थी अब्रक आपके पास कंपनी प्रोवाइड करती है। 3 फुट लगा देते हैं, आपको कहते हैं 10 फुट है, 20 फुट है, 30 फुट, 100 फुट, सहस्र फुट के बारे में अभी नहीं बात करूँगा मैं, अश्रद्धा हो जाएगी आपको इसलिए। लेकिन तो फिर हम कैसे पहचानें? पूछना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी टेस्ट ले लो, क्षारीयत्व तो नहीं ना लग रहा है। ज़्यादा करके पोटेशियम यानी वो सूर्य क्षार होगा तो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण क्षार है, जल्दी समझ में आएगा। अभ्रक की टेस्ट क्षारीय लगेगी, अभ्रक की टेस्ट क्षारीय नहीं होनी चाहिए, प्लेन टेस्ट आनी चाहिए। क्षारीय तो उसे बोल दो ये नहीं चाहिए, या फिर बताइए टंकन से किया या किससे नहीं, किससे किया यही पूछो। आप ऑप्शन दे दोगे तो बता देगा वो MR। आप पूछो किससे किया है, वो गड़बड़ जाएगा, उसे पता नहीं है, तो जाने दो, ये नहीं चाहिए बस में, क्योंकि उससे किया है। हाँ, फिर भी आप सोचोगे तो अभी तक यूज़ किया वो शायद उससे सूर्याक्षर से मारित था क्या, तो रुग्ण का कुछ तकलीफ तो नहीं होगी, मेरी रुग्ण को इतनी बड़ी तकलीफ नहीं होती। वो क्षार से मारण है, जो थोड़ा सा अधम बताया था ना, वही है। तो एज अ कफग्न प्राणव स्रोतस में ज़्यादा करके अभ्रक बहुत लोग यूज़ करते हैं, कफज व्याधि में यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ किया होगा तो वो क्षार भी कफहर होने वाला है, तो हो जाएगा, काम में आ जाएगा वो भी। रसायन में नहीं काम में आएगा, रसायन में वो क्षारीय मारण नहीं चलेगा, वनस्पति मारण चाहिए होगा, तो उधर नहीं करना है। बाकी जगह पे आप सोच के वैद्य प्रधान है, आप सोच के यूज़ कर सकते हो, वो भी सिर्फ वो नाइट्रिक एसिड वाला मत करो कृपा करके, सूर्यक्षार वाला चल भी सकता है। नेक्स्ट वारितर, वो सिंदूर है एक्चुअली, भस्म नहीं है, ये भस्म है, ताम्र भस्म है। तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा बल्क फ्लोट हो रहा है, पानी पे डाला है। अभी इसका है ना, दिखाएंगे तो है ये हम, फिर भी याद रखो ये सब में थोड़ी थोड़ी इन बिटवीन लाइन बहुत सारी है। वारितर यानी उधर बैठा हूँ मैं ऊपर, नीचे इधर ग्लास रखा है और ऊपर के मजले से फेंक दूंगा उस पर, तो वो बेचारा सिंक ही होगा, क्योंकि उसे गुरुत्व है ना, अधोगति आएगी, गुरुत्वाकर्षण से सिंक होगा ही ना, वो फोर्स है उसके पास। उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके क्राइटेरिया ज़्यादा दिए नहीं है, फिर से MD का थेसिस है, कितनी ऊंचाई से डालो, कितना डालो, कितने पार्टिकल से डालो, छाननी से डालो या उंगली से डालो। आप एज अ वैद्य क्या करो, सिर्फ वो जो निश्चंद्रत्व देखने के लिए रब किया था ना, उसी उंगली को लगा हुआ ऐसे धीरे 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 धीरे, ओके, सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। वो जो है ना, वो धीरे 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 स्प्रिंकल करो, ऐसे डायरेक्टली बल्क मत डालो, क्योंकि क्या होता है वेरिएशन आते हैं। ताम्रा ऐसे बल्क डाल के भी हो जाता है फ्लूइड, लोह उतना जल्दी नहीं होगा। और पुती लोह जो होते हैं जिनका मारण क्षार से किया है, वो क्षार जो होते हैं ना, वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पानी खींच लेते हैं जल्दी, तो सिंक हो जाते हैं। तो भस्म अच्छा होता है, लेकिन परीक्षा फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं, गलत लगती है आपको, सॉरी फॉल्स निगेटिव हो जाती है, आपको लगता है भस्म अच्छा नहीं, अच्छा ही होता है। तो धीरे धीरे स्प्रिंकल करो, देखो कि मैक्सिमम पार्टिकल फ्लोट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक आध दूसरा पार्टिकल थोड़ी देर के बाद थोड़ा 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 नीचे जाएगा, वो तो होना ही है, जैसे जैसे वो पानी सोख करेगा। डालने के तुरंत बाद उतना नहीं होना चाहिए। वीडियो करने के लिए है क्या, इधर लाइव दिखा देंगे हम ऐसे, वीडियो प्ले कर, वीडियो नहीं क्योंकि वो परीक्षा करेंगे तो उनको कैसे दिखेगी। आपके ऊपर। ठीक है, वो आप देख लो अगर वो पता है तो लैपटॉप का कुछ। मैं आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। लैपटॉप का ही वो कर दो ना सर, उसमें दिखेगा नहीं है। नेक्स्ट करो प्लीज। सब लाइव हो रहा है। हाँ तो क्या ये एक ऐसे ही एग्जाम्पल है। आपको अयस्कृति जो है वो बना एक्सपेरिमेंटल बनाई थी, वो भी वारितर रहती है, ऐसे नहीं कि वारितर नहीं रहती। जैसे कहा कुछ नैनो पार्टिकल्स भी शायद वारितर रह सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप से नहीं है। फ्रंट कैमरा। अयस्कृति सिर्फ आपको पता चले, चरकोप्ता अयस्कृति है, पत्र है उसी फॉर्म में। आगे देखो कितना कन्वर्जन हुआ है सिर्फ निर्वाप से। गर्म करो, क्षालसार आदि गण में डालो या फिर बचाए हुए पाला क्षार में डालो। इतना करने से वो पूरा का पूरा जाली बन गई, इतना सूक्ष्म कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल छुड़वा दिए। ज़्यादा नहीं, समय भी कम है। उन्नम या उत्तम नेक्स्ट स्टेप है। तरतमत्व देखना है, लघुत्तर हो लघुतम ऐसे देखना है हमें। वो जो फ्लोट हुआ था, ये मंडूर है, उधर आपको लिखा होगा, ये
इस पे आप मत जाओ कि ये फ्लोट हो रहा है यानी अच्छा भस्म है, ये अशुद्ध भस्म की मैंने परीक्षा की है वो फ्लोट हो रहा है। क्यों वो बताऊंगा मैं आपको। ये मंडूर वारितर है, उस पर अभी एक ग्रेन रख दिया, राइस का एक ग्रेन रख दिया या किसी भी ग्रेन का, उसे भी वो फ्लोट करवा रहा है, उससे भी वो सिंक नहीं होता। इतना सूक्ष्मत्व आ गया, इतना लघुत्व आ गया, सॉरी इतना लघु हो गया कि अभी वो वेट को लेके भी ऊपर तैर रहा है। तो और प्रिसीजन आते जाता है और गारंटी हो जाए कि हाँ ये है। ये क्यों हो रहा है ऐसे पता है आपको? अशुद्ध मारित, उसका रीजन आगे दिया है 60 ईयर्स ओल्ड। मंडूर जो है ना, वो ग्रंथ ने कहा है मिनिमम 40 ईयर्स 80 ईयर्स, और अच्छा है कि आप 80 या 100 ईयर्स का मंडूर यूज करो। ऐसे अगर आयन रस्ट, मंडूर के अलग अलग मीनिंग है, उसमें से एक आयन रस्ट इतनी पुरानी लेते हो तो ऐसे ही दिखा के रखा है कितना काल का महत्व होता है। आयन रस्ट वो सिर्फ पानी पे ऐसे ही तैर रही है, सिर्फ फाइन करवा दी है, और इतनी ताकत है सिर्फ काल में भी, लेकिन उसका भी भस्म बनवाना ही है तो ही वो काम करने के लिए ठीक है। नेक्स्ट, ये एक अलग परीक्षा रहती है, निरम्ल या दधि परीक्षा। इधर तक कि आप तो ओपीडी लेवल में ऐसे इसमें भी कर सकते हो, कोई भी चाय के कप में भी पानी भरो, सिर्फ थोड़ा सा सेटल होने दो पानी को, उसमें उछालना हो, बाद में स्प्रिंकल करो, बाद में ग्रेन रख दो, आपकी परीक्षा होगी। अभी एक दूसरी परीक्षा है, सिर्फ ताम्र या फिर कभी कभी लोहा और सुवर्ण माक्षिक को थोड़ी अलग से एप्लीकेबल होती है, मेनली ताम्र को। एक दधी की कटोरी लो, उसमें ताम्र सिर्फ डाल के रखो, आप अगले 24 घंटे तक ऐसे ही रख देना है उसको, और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहे, देखो रखो, डाल दो चाहिए। ये इधर डाल के रख रहे हैं, अभी दधी तो प्लेन दधी है, उस पर वो ताम्र भस्म सिर्फ डाल के रखेंगे, आप कल तक देखते रहना उसमें क्या क्या होता है। ये बाजार का ताम्र भस्म है, हमें पता नहीं उसकी क्वालिटी। नहीं ताम्र डाल, ताम्र है तो फिर उससे क्या होगा, अगर वो ताम्र अच्छा नहीं बना है, इसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे एसिड्स, और इसके बाजू में धीरे धीरे ऐसे रिंग फॉर्मेशन होता जाएगा, ग्रीनिश और ब्लूइश कलर। वो अगर फॉर्मेशन होते चालू हुआ तो अपक्व भस्म है। पक्व भस्म होगा तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए कलर में, व्हाइट का व्हाइट ही सरफेस रहेगा, ताम्र ब्लैक ही रहना चाहिए, उसमें दोनों में कलर वेरिएशन नहीं आने चाहिए। कलर वेरिएशन बाजू में रिंग फॉर्म हो रहा है तो अपक्व भस्म है, तो निरम्ल नहीं है, उसमें अम्लता है। ये ऐसे क्यों करके देखना है, आप वही भस्म अगर ऐसे टंग को लगा देते हो ना तो भी पता चलता है अम्लत्व है या नहीं, लेकिन टॉक्सिक है ज़्यादा। ताम्र सबसे ज़्यादा टॉक्सिक रसशास्त्र कहता है, नाक से भी ज़्यादा। तो बार बार कितने बार लगाओगे, उससे अच्छा एक बाह्य परीक्षा कर लो, दधी पे डाल दो, एक बार का कंफर्म हो गया दधी पे निरम्ल है तो बाद में ऐसे लगा के देख लेना मुंह को कि अभी हम निरम्ल जीभ पे भी है या नहीं है। वो अगर हो गई तो ताम्र भस्म यानी निरम्लत्व आ गया। नेक्स्ट, टाइम 24 आवर्स के लिए मिनिमम रखना है, 24 आवर्स में भी अगर नहीं आता तो ठीक है, ऐसे मेंशन नहीं है। फिर से ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा स्पेसिफिकेशन और डाल सकते हो। निरुत्थ, निरुत्थ नाम का क्या कंसेप्ट दिया है, मैंने जानबूझ के इसमें श्लोक नहीं डाले हैं, ज़्यादा आपको हेवी नहीं बनाना है, सिर्फ समझाना है। निरुत्थ ये एक टेस्ट है, ये ओपीडी लेवल में नहीं होती, उसके लिए छोटा तो फर्नेस की ज़रूरत पड़ती है या भ्रांच स्ट्रीट धमन करने वाली भट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और एक रौप्य का पीस भी लगता है। क्या करना होता है, कोई भी भस्म रौप्य के एक पीस के साथ रखना होता है, वो पीस है ना जो रौप्य का, पहले गिन लो कितना है उसका वेट, बाद में भस्म के साथ मिक्स करो, उसमें मित्र पंचक जो है मेल्टिंग करने वाले हमारे रसशास्त्र के, वो डाल दो, एक गोला बनाओ और उसे हाई टेम्परेचर पे धमन करो, 1000 डिग्री 1200 डिग्री 1300 डिग्री 1500 डिग्री तक भी चला जाए कोई बात नहीं, उस पर धमन करो। इतना भी नहीं कि रौप्य मेल्ट हो जाए, थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा, 1000-1200 तक चलेगा। उस टेम्परेचर पे धमन करने के बाद जब स्वांगशित हो जाएगा, उस पीस को लेना है सिल्वर के भस्म पोष देना है ऊपर का, और वेट देखना है। समझ में आया? पहले रौप्य भस्म का सैंपल मित्र पंचक मिक्सचर किया हमने, उसे धमन किया अग्नि में, और शीत होने के बाद सिर्फ वो रौप्य का पीस निकाला पोंछ के, पहले का वेट और बाद का वेट देखो, अगर वेट बड़ा है तो भस्म अभी तक निरुत्थ नहीं हुआ। भस्म में कुछ फॉर्म है, फ्री फॉर्म, जो रौप्य के साथ कंपाउंड फॉर्म में आ गया, मेल्ट होके एक साथ आ गया, तो वो भस्म अच्छा नहीं। ये थोड़ी सी टेस्ट ओपीडी लेवल पे नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। अपुनर्भवत्व अगर आ जाता है तो जनरली ये भी पास ही हो जाती है। तो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये उत्थापन है, ये टेस्ट नहीं है, ये उत्थापन कंसेप्ट है। यानी क्या, ये निर्माण करते वक्त हमें पहचानना पड़ता है। वो जो देख रहे हो आप, एक चक्रिका है भस्म की, रौप्य भस्म की एक चक्रिका है, उस पर आप देख रहे हो ऐसे फुंसी जैसे कुछ दिख रहा है, फोड़ जैसे,
वो रौप्य मेल्ट हो गया है, इसलिए वो कण दिख रहे हैं, रौप्य के पार्टिकल्स दिख रहे हैं बड़े हुए मॉलिक्यूल्स। यानी ये भस्म अभी तक बना नहीं है, ये इन प्रोसेस टेस्ट है कि ये उत्थापित हो गया। टेस्ट भी नहीं, ये ऐसे ही पता चला पुट ज़्यादा हो गया, उत्थापित हो गया, तो पुट तो देने पड़ेंगे नेक्स्ट। लेकिन निरुद्ध यानी क्या है, भस्म पास हो गया है, बाकी परीक्षा अभी देखना है कि उस भस्म में फ्री फॉर्म फ्री पार्टिकल्स है या नहीं है। ग्रंथोक्त विधि उसके बारे में भी ये है कि वही मित्र पंचक वगैरह के साथ मिक्स करना है और धमन करना है। धमन के बाद उसमें मेटल रीजनरेट होता है क्या, ये देखना है। फिर से वो धमन करना है तो आपको मुश्किल हो जाएगा, टेस्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये फोटो थोड़े अलग रखे हैं मैंने। आपने केमिस्ट्री में चारकोल टेस्ट पढ़ी है? मेटल क्या मेटल के क्षार यानी क्या कहते हैं वो अल्कली के लिए आपको यूज़ करनी होती है, अल्कली और मेटल फॉर्म में। तो उसके लिए चारकोल टेस्ट आती है, वो अप्लाई करो। सिर्फ क्या करना है बाद में मैं दिखाऊंगा आपको, चाहे तो बाहर या कैमरा हो सकता है तो इधर ही दिखा दूंगा। एक चारकोल लेना है, अपना कोयला, सिंपल लकड़ी का कोयला, उसमें थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन बनाना है छीन के। उसमें अभी वो जो भस्म का सैंपल है और थोड़ा सा सुहागा टंकन ऐसे डाल दो, उसमें एक पानी की बूंद डाल दो क्योंकि वो उड़े नहीं बूंद से। इसलिए अभी एक सैंपल हो गया तैयार आपका। उस पर आप ये दिया है, फिर ऐसे दिया बाजू में रखा है, ये चारकोल रखा है और ब्लो पाइप नाम का एक छोटा सा 20-25 रुपये में इंस्ट्रूमेंट आता है। कल मैंने भी देहरादून के बाजार से ही खरीदा है, सोनार के दुकान के प्रोवाइडर होते हैं उनके पास मिलता है, 30 रुपये 25 रुपये में मिला। वो ब्लो पाइप यानी फूंकनी कहते हैं, या फिर सोनार जिससे वो मेल्ट करते थे ना पहले से फूंक के, हाँ, तो वो आती है, बंकनाल कहते हैं इधर देहरादून में उसे। उससे वो फ्लेम ऐसे फूंकनी है उस पर, उस सैंपल पे। तो वो जो देख रहे हो ना आप, इधर फूंकी जा रही है, इधर से इधर, ये चारकोल की कैविटी है, उसमें जब वो भस्म पे वो ऐसे फूंकते हैं ना हम, तो वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1100 डिग्री 1300 डिग्री तक भी चला जाता है, इतनी सी छोटी सी फ्लेम से भी। उस फ्लेम में भी उतनी ताकत है, इतनी सी देखिए फिर भी। तो उस टेम्परेचर से क्या होता है, टंकन जो है धातु को मेल्ट करवा देता है। और अगर वो निरुद्ध है या फिर अपुनर्भव नहीं है तो उसमें भी सेम बीड फॉर्म होते हैं। उसमें देख रहे हो आप ऊपर के फोटो में, वो चारकोल में गोल जो दिख रहा है वो डिप्रेशन है, खड्डा किया है। उसमें देखो ऐसे पांडरे श्वेत कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, सिल्वर कलर के। ये रौप्य भस्म की अपुनर्भव टेस्ट की हुई है, चारकोल टेस्ट। उसमें वो अपुनर्भव नहीं था, इसलिए उसमें पार्टिकल्स बन गए रौप्य के। अगर वो अपुनर्भव होगा, जो भस्म का वर्ण और जो स्वरूप होगा ना उसी स्वरूप में रह जाएगा। कृष्ण वर्ण है तो कृष्ण वर्ण पाउडर फॉर्म में ही रहेगा। इधर तक आपने कर दिया ना, खत्म। आपको शायद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कि क्या बता रहा हूँ, करके दिखा दूंगा तो बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। 12th क्लास का स्टूडेंट कर देगा, आप बड़े हो, आपके बच्चे भी करवा देंगे, वो ऐसे ईजी टेस्ट है। इधर तक करवा दिए, ओपीडी लेवल पे हो सकती है, वो निरुद्ध छोड़ के 100% ये एश्योर्ड भस्म है कि आप चिकित्सा में प्रयुक्त कर सकते हो। अभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भस्म अच्छा है नहीं। फिर से सिर्फ भस्म विधि से बनाया है तो, केमिकल सिंथेसाइज नहीं, भस्म विधि से बनाया अच्छा है तो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, परीक्षा मस्ट टू डू इन ओपीडी लेवल, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए, आएगा ही जाएगा। हर एक भस्म को ना, सभी के सभी भस्म की परीक्षा हमेशा पास होती है ऐसे नहीं, बट उसमें आप ज़्यादा मत जाओ क्लिनिशियन। वो हम रसशास्त्र में जो लोगों को ज़्यादा काम करना है उनका काम ज़्यादा होगा, कौन से भस्मों पे क्या। लेकिन आप इतना याद रखो कि कुछ परीक्षा कुछ द्रव्य के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चार्ट देखो, वारितर, मंडूर, लोह वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी ऐसे नहीं कि नाग वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लोह वारितर है ना तो काफ़ी है। निरुद्ध लोह परीक्षा देखने की जरूरत नहीं, लोह इतने हाई टेम्परेचर में मेल्ट होता है, आपके धमन में मेल्ट होने ही वाला नहीं। तो निरुद्ध और अपुनर्भव लोह में देखने का कुछ फायदा नहीं है। वारितरत्व भी है ना तो भी काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि सेफ है यूज करने का। निरम्ल इन सब में देखना है। ये निरम्ल यानी दधी परीक्षा नहीं ना, ताम्र के लिए दधी परीक्षा, बाकी सब के लिए मुंह में लगा के देखो, अम्लत्व लग नहीं ना आ रहा। अगर अम्ल टेस्ट है तो वो नहीं यूज करना। कौन से ताम्र भस्म, माक्षिक भस्म, विमल भस्म, काशिक भस्म, तुत्थ भस्म। इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, सब ऐसे कंपाउंड है जिसमें गंधक है, सल्फर है। वो कंपाउंड ऐसे रहते हैं जो टेस्ट में अम्ल लगते हैं। वो अगर अम्ल लग रहे हैं तो अच्छा भस्म नहीं बना है। माक्षिक टेस्ट करके देखो, रंग अच्छा है, लाल रंग है, बट टेस्ट करने के बाद अगर कषाय या अम्ल रंग रहा है ना, मत परचेस करो, मत यूज करो। काशिस भी कषाय लगता है, बाजार का काशिस, वो नहीं यूज करना है। जिसमें टेस्ट नहीं है वही यूज करना है। निश्चंद्र
रौप्य, सुवर्ण, अभ्रक इसमें इंपॉर्टेंट है, वो निश्चंद्र होने चाहिए, फ्री फॉर्म में मेटल नहीं होना चाहिए। निर्धूम मल्ल वर्ग, अगर आपको कोई मल्ल वर्ग यानी हरताल का, मनशिला का भस्म बेच रहा है तो एक चम्मच में वो भस्म ले लो और डायरेक्टली वो दिए पे रख दो। अगर वो भस्म उड़ते जाएगा और नीचे कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, यानी निर्धूम नहीं है, या फिर डायरेक्टली धुआं आना चालू होगा, निर्धूम नहीं है, मत यूज़ करो। अगर धुआं नहीं है और वो भस्म क्वांटिटी उधर की उधर रहेगी, आप यूज़ कर सकते हो। और निरुद्ध पुती लोह, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जसद, वंग और अपना क्या नाग और त्रिवंग, सबका कॉम्बिनेशन, इनमें हमेशा निरुद्ध परीक्षा देखनी ही है। उसमें अगर फ्री फॉर्म में मेटल रह गया, श्योर है 100% टॉक्सिसिटी देगा। नाग भस्म तो जितने परचेस करने जाओगे बहुत बार ये ऐसे ही रहते हैं, उत्थापित होते हैं, तो वो मत करो। उसके लिए ये परीक्षा लगाना जरूरी है। पुती लोह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत टॉक्सिक मेटल्स है, अगर नहीं पास हो गए तो अच्छे है, आपको व्याधि में प्रयुक्त कर पाते हो। नेक्स्ट, ये सिर्फ आप मैन्युफैक्चरर को पूछ सकते हो चाहिए तो, कि नहीं मुझे इतना ही काफ़ी नहीं होगा, तू मुझे एक्सआरडी दिखा तेरे बैच की, ICP-OES देखा कि उसमें मेटल परसेंट कितना है, एक्सआरडी दिखा तो क्या पता चलेगा, एक्सआरडी से कंपाउंड पता चलेंगे उस भस्म में कौन कौन से है। ये कुछ आप उसे पूछ सकते हैं, आप नहीं कर पाओगे, हायर टेक्निक महंगे हैं, आप उसे पूछो और उससे ज्ञान करवा सकते हो आप। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रैक्टिसिंग वैद्य, फिर पहले हो गया है कि एसेस एंड इंश्योर भस्म क्वालिटी बिफोर परचेस, और दूसरा है रीचेक भस्म क्वालिटी व्यापद और उपद्रव। आप कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपने पहले क्वालिटी नहीं चेक की, ओपीडी में था और भस्म की वजह से व्यापद आ गए, तो फिर से जरा रीचेक करो कि वो भस्म तो अपक्व नहीं था ना, नहीं है तो ठीक है, कुछ अलग बात हो गई है, लेकिन भस्म ही अपक्व है तो आपकी वजह से हुआ है। डायरेक्टली मत बोलो कि मेरे भस्म की वजह से तुझे उपद्रव। तो फिर ये जो है उपद्रव, वो आपके वजह से डायरेक्टली एक्सेप्ट मत कर कीजिए, कारण कुछ ना कुछ दीजिए, लेकिन क्योंकि मेडिको लीगल इश्यूज हो जाएंगे, आप सोच लीजिए ये भस्म अभी यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट क्या, 5 मिनट ठीक है। नेक्स्ट, ये आप बाद में पढ़ लेना, मैं डिटेल बता सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम कम है आपके। नेक्स्ट जाइए, हर एक भस्म के उपद्रव भी दिए हैं, टॉक्सिक इफेक्ट क्या आते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। हाँ, मॉडर्न तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, मॉडर्न टॉक्सिक इफेक्ट, ये आयुर्वेद के हिसाब से। और चिकित्सा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखोगे ना आप, त्रिदिनावधि बोला है सब जगह पे, 3 दिन में चिकित्सा हो जाएगी, एक्चुअली होती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जसद एक ऊँट का विधि है इसलिए मैंने बना लिया, और मेरे ही खुद के माँ को यूज़ किया मैंने, और 2 दिन के बाद माँ कहने लगी कि मुझे ऐसे ना ऐसे कुछ कषाय रस समझ में आ रहा है जी, मुंह में कुछ ऐसे धातु खाया है, या सेल वो रहता है ना बैटरी, वो लगाते हो कब कैसे लगता है, वैसे कुछ फीलिंग है, और ऐसे थोड़ा सा मचल रहा है तो थोड़ा सा भ्रम हो रहा है, मैं समझ गया मेरे जैसा भस्म ने गड़बड़ कर दी है, या मैंने शॉर्टकट नहीं था, ग्रंथोक्त था, बट एक फुट ही था। ग्रंथ भी कहते हैं 10 फुट के नीचे मत यूज करो, मेरा पागलपन था, मैंने बंद करवा दिया, सुवर्ण हरितकी और शर्करा दे दी, और ये हेतु सेवन क्या है, अपक्व भस्म बंद करवा दिया, 3 दिन में सेटल हो गया, बाहर लेके नहीं जाने की जरूरत, लेकिन हो जाता है 3 दिन में सब चिकित्सा हो जाती है। नेक्स्ट, टक्कर सर को बुला लो। और एक वृद्ध वैद्य युक्ति है, आपको अगर ये बाय हार्ट नहीं है ना कि कौन सी भस्म की अपक्व की चिकित्सा क्या है, सिंपल है, उस भस्म का शोधन किस द्रव्य में कर देते हैं वो यूज करो, उसका क्वाथ बड़ी मात्रा में पिला। ये फिर से आत्मिक चिकित्सा है, इसमें वो 2-2 चम्मच नहीं चलते, आधा लीटर 1-1 लीटर क्वाथ दिन में जाना चाहिए, तब वो चिकित्सा हो पाएगी। तब वो मत सोचो ये गुरु है और लघु है, अभी जाने दो, उसे विरेचन होगा, वमन होगा, जो होने दो, चिकित्सा तो उपद्रव की करनी है। नेक्स्ट, केस बता दिया अभी, इसकी तो बता दी, ताम्रक की और इसकी केस है, बाद में चाहिए तो बता दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट, ये आपके लिए हो सकता है, ये मेरे लिए इंस्पिरेशन था, मैंने करवाया था, तो नाम दिया कुर्तड़कर शास्त्री नाम के रसशास्त्र के, एक ही बात उतनी स्टोरी बताता हूँ, बाद में बंद करेंगे। वैद्य थे कुर्तड़कर शास्त्री, बहुत बड़े रस वैद्य, बुक्स वगैरह ज़्यादा लिखी नहीं, आपको पता नहीं होंगे शायद, प्रैक्टिस बहुत बड़ी थी। 40 साल पहले पेशेंट को बोलते थे 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आ, 1 साल के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी मेरी, इसकी फीस 1 लाख रुपया हो जाएगा था, 1 साल का। पेशेंट से लेते थे 1 लाख रुपया, लेकिन ट्रीट करते थे श्योर, कितनी भी बड़ी व्याधि, सबसे 1 लाख नहीं रहते थे, नहीं तो आप बोलोगे 40 साल पहले 1 लाख क्या हो गया। कुछ पेशेंट से ज़्यादा बता के रखा है ये, बट ये कब होता था,
गारंटी है 1 साल में ट्रीट करूंगा, इतने मात्रा में होगा। लेकिन 7 या 15 दिन मांग के लेते थे, क्यों पता है? 4 ही भस्म पे चिकित्सा करते थे, ताम्र, सुवर्ण, अभ्र और लोह। यही सेम कंसेप्ट आप लोह सर्वस्व नाम के ग्रंथ में यही कंसेप्ट है, 4 ही भस्म में चिकित्सा है। उसी 4 भस्म से चिकित्सा करते थे, लेकिन बेसिक मारण तैयार रहते थे। त्रिफलाहत लोह है उनके पास, सुवर्ण भी है किसी से, कांचनार से हत, और 2-4 ऐसे अच्छे निरुद्ध भस्म। अब क्या देखते थे, इस पेशेंट के लिए वात रक्त है ना और लोहा यूज करना है, तो गुरुची हत लोहा यूज करना है। तो उस पेशेंट को जितना लोहा लगेगा ना उतना अलग से पुट देते थे, और किसमें उनका वाड़ा रहता था ऐसे, तो हम मराठी में उसे कोनाड़ा कहते हैं, जिसमें दिया लगाते हैं ना छोटे से इसमें, हाँ, तो उसमें पुट देते थे खुद के वाड़े में, और भस्म हर एक पेशेंट का अलग भस्म बनाते थे। ये जब मैंने सुना, मैंने टेरेस पे चालू किया, वो देख रहे हो, सिर्फ 4 ईंट है, एक स्क्वायर बनाया है, नहीं सब हर कोई कर सकता है। एक स्क्वायर बनाया है, कुट जिसे बोलते हैं ना, वितस्ती मात्र, उसमें ये ऊपर का सिर्फ धुआ जाने के लिए एक थोड़ा सा अलग से ये करके रखा है, उसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। वो फर्स्ट इसमें देख रहे हैं, थोड़ी सी कुकुट में 2 या 3 उपला बैठती है, जो परचेस करोगे तो टुकड़े के रख, और नीचे जो है ना पणती जोड़ हम बोलते हैं, पणती रहती है ना दिए वाली, वही 2 ले लिए, उसमें एक चक्रिका रखी, और सिर्फ वो पहला उत्थापन का जो रौप्य का था एक ही चक्रिका थी, क्योंकि मुझे मेरी प्रैक्टिस में तब 10 ग्राम भी बहुत हो जाता है, आपको भी हो जाएगा। आप आपका भस्म बना सकते हो एक्चुअली, या फिर आप परचेस कर सकते हो बाजार का भस्म, आपको चाहिए वैसे, और 2-4 फुट के संस्कार कर सकते हो, आपके टेरेस पे लग जाएगा, किसी को ज़्यादा धुआं भी नहीं होगा, कोई चिल्ला के अगर गजपुट लगाएगा तो चिल्लाएगा, कुट में कितना धुआं होगा। और मैं देखता था जब शाम बाजू वाले सो गए हैं ना, हाँ अभी लगा दो फुट, तो फिर सबकी खिड़कियाँ बंद है तो धुआं नहीं ज़्यादा होता। नेक्स्ट, तो आप कर सकते हो, यानी वो ठीक है। फुट संख्या वगैरह बहुत बातें हैं बताने के लिए, कुछ है तो देखते हैं। सम ग्रंथोक्तमान एक्चुअली कैन एक्ट लाइक विषय, थोड़े अलग डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सुवर्ण का सिर्फ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए सर, और मेरी भी डिस्कशन हो रही थी, और भी डिस्कशन होगी बाद में हमारी। सिर्फ कंसेप्ट ये पता होना चाहिए आपको कि ग्रंथों में ज़्यादा करके अपक्व अशुद्ध सुवर्ण डायरेक्ट रब करके भी देने लिए बोला है सुवर्ण प्राशन में। रसग्रंथ कहते हैं कि सेफ ये है कि भस्म बना के दो, अपक्व सुवर्ण यूज होगा कब, अगर विष की चिकित्सा, आत्तिक चिकित्सा करनी है, विष का पेशेंट आया उसको आपको अभी सुवर्ण देना है, तो आप आपकी अंगूठी भी घिस के दे सकते हो, अपक्व भी दे सकते हो आत्तिक अवस्था में। बाकी इसमें अच्छा है कि आप भस्म बना लो। नेक्स्ट, ठीक है, देखेंगे शाम को, थोड़ा और रात को टाइम मिलेंगे तो और बाकी की स्लाइड ले लेंगे हम। नेक्स्ट, नहीं भूख लगी है सबको वैसे, अभी एक लेक्चर और बाकी है, आगे जाने दो, ठीक है, लास्ट में ही जाने दो, अभी जी ने टाइम मांगा है, ठीक है, आगे चलो, कर दो आगे। सिर्फ प्रैक्टिकल दिखा दीजिए आप। सिर्फ इतना ही है, 4 एक ही सुवर्ण है, फोटो रखा है जानबूझ के, 4 तरह से मारण किया है, उसके वर्ण में वगैरह आपको परिवर्तन पता चलता होगा। बाकी ठीक है, मनसस्य समाधानम रस योगाद वाक्य, मैं कुछ प्रार्थना करता हूँ या इच्छा करता हूँ कि आपके मन का शायद थोड़ा तो समाधान मैं कर पाया होऊंगा रसशास्त्र के जरिए, और हमारी बातें होती रहेंगी, बाद में देखेंगे, या आप विजिट करो पेज पे, उसमें भी पता चलेगा, व्हाट्सएप पे क्वेरी हो तो डाल दो, बता देंगे। वो दिखाने के लिए है क्या वीडियो, एक बार आप वीडियो बना लेते हैं, बाद में हम ग्रुप में डाल देंगे, देख लेंगे सर। तो एक काम करो, मेरे पास वीडियो है ऑलरेडी, इसमें पीपीटी में नहीं है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, उसमें वीडियो देख लेंगे तो भी वही है सेम, हाँ सेम। और आपको वो क्या दिया है शीट पे, क्या गुड़िया में क्या गुड़िया भस्म दिया है ना सब, गुड़िया गुड़िया में क्या है? गुड़िया में भस्म है सर। तो वो शंकर भस्म का एक आपको सैंपल दिया हुआ है, मुझे भी पता नहीं कौन सी कंपनी का क्या है, आपको सिर्फ उस पर लगा के देखना है टेस्ट कैसे। पहले ही कहा था कामखुदा में, आपको चुने जैसी कैसे नहीं आनी चाहिए, टेस्ट लेस है, अच्छा भस्म है, एक आपकी छोटी सी परीक्षा आप कर पाओगे, बाकी तो परीक्षा सर को दूसरा माइक दे देना सर को दूसरा माइक दे दो। दूसरा माइक है ना, उधर पड़ा।
ये भी देख लीजिए और वो रैपिड टेस्ट है, कुछ नहीं अच्छा नहीं आगे आगे फिर भी वो तीक्ष्ण हो गए, ज़्यादा कुछ दे दिया। ये देखो आप लगा के देखो उसमें बाद में ना ये ज़्यादा अगर खाओगे आप तो मुखपक हो जाएगा। वैसे भी इतनी सी है 10 ग्राम के लिए कुछ की गति कुछ जैसे काम करता है। वो जो है ना उसके लिए निर्मूल दिया है, जैसा पता समझिएगा कि चैप्टर है उसमें बताया कि 10 लेते हो मिनिमम 15 से लेकर 13 लेकिन इसमें ग्राम से लेकर 25 ग्राम की बैच साइज है तो वो उसकी परिभाषा है, उसके लिए वो नाम है, उसके लिए वो कुछ होता है, उसके लिए वो गजब होता है। लेकिन बस में सैंपल 10 ग्राम है तो वही कुछ भी गजब सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने जो है बसु परीक्षा का इतना अच्छा प्रेजेंटेशन लेक्चर दिया। परंतु सर की जो इतनी मेहनत है तभी रंग लाएगी अगर आप अपने क्लिनिक में जो है परीक्षा करके ही जो है भस्म का इस्तेमाल करें, रोगियों के साथ खिलवाड़ ना करें कुछ पैसे के लाभ में के लिए ना। अब मैं वैद्य विनीत गुप्ता सर और वैद्य राजेश ठक्कर सर को आमंत्रित करती हूँ कि वैद्य पार्थ काले सर को जो है सम्मानित करें।